वेलकम बैक दोस्तों। तो मूवी का नाम है आईआईटी कृष्णमूर्ति और एक तेलुगु लैंग्वेज मूवी है। ये मूवी रिसेंटली अमेज़न प्राइम पे रिलीज हुई और उसी तरह एक सस्पेंस ड्रामा मूवी है। मूवी तो मुझे बहुत मज़ेदार लगी, लेकिन आप इस मूवी की स्टोरी थोड़ा गौर से सुनिए, आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन सा लग सकता है, लेकिन मूवी के एंड में सारा सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों, पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर पुराने हैं तो अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख लीजिए और इसी तरह लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्ट। तो मूवी की शुरुआत होती है एक पुलिस स्टेशन से, जहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर जिसका नाम है जगन, वो एसीपी विनय वर्मा के पास एक फाइल लाता है साइन करने के लिए। मतलब 1 महीने पहले इन्होंने एक डेड बॉडी को फाइंड आउट किया था, लेकिन उसकी शिनाख्त के लिए कोई भी नहीं आया, जिसकी वजह से ये पुलिस वाले खुद उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। उसी की फॉर्मेलिटी ये लोग पूरी कर रहे हैं। उसके बाद हमारी हीरोइन का इंट्रोडक्शन होता है और इसका नाम है, क्या नाम है इसका, रुको एक मिनट, जानवी। तो ये फिलहाल मुंबई में किसी कॉलेज में पढ़ रही होती है और उसके बाद हमारे हीरो का इंट्रोडक्शन होता है और इसी का नाम है कृष्णमूर्ति, शॉर्टकट में कृष्णा, जो मुंबई से हैदराबाद आता है। यहाँ आने के बाद महेश बाबू नाम के एक शख्स के रूम में किराएदार की तरह रहने लगता है। उसके बाद दूसरे दिन एसीपी एक न्यूज़ देखता है जहाँ पर एक आदमी मिसिंग में रहता है। मतलब किसी ने इस आदमी की मिसिंग न्यूज़पेपर में छपवा दिया है। यह न्यूज़ देखकर वो एसीपी अपने फ़ोन में इस न्यूज़ को कैप्चर कर लेता है और जब वो पुलिस स्टेशन जाता है तो अपने कांस्टेबल को ऑर्डर देता है कि जिसने भी ये न्यूज़ छपवाई है वो आदमी जल्द से जल्द मेरे सामने होना चाहिए। उसके बाद जानवी भी हैदराबाद आ जाती है। एक्चुअल से ये दोनों मुंबई में एक ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। तो कृष्णमूर्ति किसी काम से हैदराबाद आता है और जानवी कृष्णा से मिलने के लिए वो भी हैदराबाद आ जाती है। तो इस तरह से मूवी के दरमियान में कुछ जगह पर इनके भी लव सीन्स चलते रहते हैं। तो मैं इन लोगों के सीन्स को स्किप कर देता हूँ क्योंकि ये कोई लव स्टोरी नहीं है। कि तभी वो एसीपी कृष्णा को पुलिस स्टेशन बुलाता है और उसे पूछने लगता है, क्या ये न्यूज़ तुमने ही छपवाई है? तो कृष्णा कहता है, हाँ सर, ये मेरी अंकल की फोटो है और कुछ दिनों से मेरे अंकल मिसिंग में है। तो एसीपी कृष्णा को डांटने लगता है, अगर तुम्हारे अंकल मिस हो चुके हैं तो तुम पहले पुलिस स्टेशन आकर उनकी कंप्लेंट लिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम पेपर में न्यूज़ छपवा दो। अगर हमसे कुछ हो नहीं पाया तब जाके तुम इस न्यूज़ को न्यूज़पेपर में छपवाना चाहिए। तो कृष्णा उस एसीपी को बताने लगता है, सर मुझे पुलिस पर भरोसा नहीं है। रिसेंटली मेरे फ्रेंड की एक बाइक चोरी हो गई थी और उस बाइक में 10,000 पैसे भी थे, लेकिन पुलिस उस बाइक को ढूंढ नहीं पाई, इसीलिए मैं खुद मेरी कोशिश कर रहा हूँ। तो वो एसीपी कृष्णा को बताने लगता है कि हर एक पुलिस वाला एक जैसा नहीं रहता और इसी तरह वो एसीपी कृष्णा के बारे में पूछने लगता है। तो कृष्णा अपने बारे में उस एसीपी को बताने लगता है कि इसका नाम कृष्णमूर्ति है और ये मुंबई में आईआईटी कर रहा है और ये अपने अंकल को ढूंढते हुए हैदराबाद आया है, क्योंकि लास्ट टाइम इसके अंकल ने कृष्णा से कहा था कि वो हैदराबाद जा रहे हैं, इसीलिए कृष्णा हैदराबाद आकर यहाँ पर अपने अंकल की सर्चिंग कर रहा है। तो खैर वो एसीपी कृष्णमूर्ति के कंप्लेंट ले लेता है। उसके बाद एक स्ट्रेंजर हर वक्त कृष्णमूर्ति को फॉलो करते रहता है, वो कहाँ पे जाता है, कहाँ पे रहता है, किससे मुलाकात करता है वगैरह वगैरह। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो स्ट्रेंजर और कोई नहीं, एक पुलिस वाला होता है और वो उस पुलिस वाले को एसीपी ने हायर किया था कृष्णमूर्ति पर नजरें रखने के लिए। और ये जानने के बाद वो एसीपी मान लेता है कि कृष्णमूर्ति जो कुछ इससे कहा वो सारा सब कुछ सच है। मतलब कृष्णा अपने अंकल को ढूंढते हुए हैदराबाद आया है। उसके बाद एसीपी कृष्णमूर्ति को फिर से पुलिस स्टेशन बुलाता है और उसे बताने लगता है कि कुछ दिनों पहले हमको एक डेड बॉडी मिली है और उस डेड बॉडी के साथ कुछ सामान मिले हैं। क्या तुम इन सामान को चेक करके ये बता सकते हो कि ये तुम्हारे अंकल के सामान है? तो कृष्णा इन सामान को देखकर पहचान लेता है कि ये सामान इसके अंकल के ही है और उसी तरह इसके अंकल को ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, मतलब अस्थमा है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही है कि इसके अंकल की डेथ ब्रीथिंग प्रॉब्लम से हो चुकी है। उसके बाद कृष्णा अपने अंकल को याद करके बहुत अफसोस करने लगता है, वो दुखी होने लगता है। तो दूसरे दिन कृष्णा एसीपी के पास आता है और उसे बताने लगता है कि सर मेरे अंकल की कैजुअल मौत नहीं है, मेरे अंकल को किसी ने मारा है, मर्डर किया है। और कल रात जब मैं सोने ही वाला था कि तभी मुझे अननोन नंबर से कॉल आया और फोन करने वाले ने मुझे डरा धमका रहा था। उसने कहा, अब तुम्हें पता चल चुका है ना कि तुम्हारे अंकल की मौत हो चुकी है, अब जाओ यहाँ से चले जाओ, मुंबई चले जाओ। लेकिन एसीपी कृष्णा की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। एसीपी समझता है कि कृष्णा का वो एक वहम होगा। तो उस एसीपी को यकीन दिलाने के लिए कृष्णा अपने फोन में जो अननोन नंबर है उस नंबर को एसीपी को दिखाने लगता है। ऑफ कोर्स वो नंबर स्विच ऑफ में रहता है। खैर उसके बाद वो एसीपी जगन से कहता है कि कृष्णा के फोन को ट्रैकिंग में रखे
तो जब कृष्णा पुलिस स्टेशन से बाहर आता है तो एक लाल गाड़ी कृष्णा को फॉलो करने लगती है, उसका एक्सीडेंट करने की कोशिश करती है। कृष्णा जब पलट के उस कार के ड्राइवर को देखने लगता है तो अंधेरा होने की वजह से ड्राइवर का चेहरा साफ नहीं नजर आता। तो खैर कृष्णा किसी भी तरह करके उस कार से बच जाता है और वो कार अपना अलग रास्ता पकड़ लेती है। तो कृष्णा घबराते हुए फिर से उस एसी के पास आता है और उस एसीपी को बताने लगता है कि मुझे अभी अभी किसी ने मारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो एसीपी कृष्णा की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। तो उस एसीपी को यकीन दिलाने के लिए कृष्णा सिग्नल के पास जो कैमरा होता है उसका सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगता है और सच में एक रेड कार कृष्णा को मारने की कोशिश की थी। जब उस गाड़ी के नंबर को जूम किया जाता है तो बाद में पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि वो गाड़ी का नंबर फेक है। तो तब जाके एसीपी को पूरा यकीन होता है कि कृष्णा को कोई सच में मारना चाहता है और उसी तरह इसके अंकल की नॉर्मल डेथ नहीं है, इसके अंकल को किसी ने मारा है, मर्डर किया है। उसके बाद एसीपी कृष्णा को सावधान रहने के लिए कहता है कि तभी एसीपी को एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो स्ट्रेंजर एसीपी को धमकाने लगता है, अगर तुमने इस केस को नहीं छोड़ा तो तुम यहाँ से ट्रांसफर हो जाओगे, या तो फिर अगर तुमको कुछ पैसे चाहिए तो बता दो, मैं तुम्हें भिजवा दूंगा, लेकिन तुम इस केस को छोड़ दो। लेकिन एसीपी एक सिंसियर ऑफिसर होता है, वो उल्टा उस स्ट्रेंजर को वार्निंग देता है कि मैं तुम्हें कभी न कभी पकड़ के रहूंगा। दूसरे दिन जब कृष्णा कहीं पर जा रहा होता है तो दो गुंडे कृष्णा पर सडनली हमला कर देते हैं। तो बाद में इन दोनों गुंडों को ये बात पता चलती है कि जिस शख्स को ये दोनों मारना चाहते हैं वो शख्स ये नहीं है, वो अलग है और कृष्णा अलग है। और वो दो गुंडे फौरन घबराते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद कृष्णा को एक अनजान आदमी कॉल करके ये बताता है कि सर कि इस पोस्टर वाले आदमी को मैंने देखा है, लेकिन कृष्णा रॉन्ग नंबर कहकर कट कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद एक और बंदा कॉल करता है और वो भी यही बात कहता है कि मैंने इस पोस्टर वाले इंसान को देखा है। तो यही बात पता करने के लिए जब कृष्णा उस एरिया जाता है तो उस एरिया के सारे दीवारों पर कृष्णा की ही फोटो होती है, मतलब किसी ने कृष्णा की मिसिंग पैम्पलेट छपवा दिया है। ये देखकर कृष्णा ऑफकोर्स शॉक में रह जाता है। तो एसीपी कृष्णा को बताने लगता है कि उनका इंटेंशन यही है कि तुमको साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करे ताकि तुम इस शहर को छोड़ के मुंबई चले जाओ। और कल रात पुलिस वाले ने एक बंदे को देखा जो उन पोस्टर्स को चिपका रहा था, लेकिन वो बंदा पुलिस के हाथों से बच निकला और बच के जाएगा भी कहाँ। उसके बाद कृष्णा किसी कैफे में बैठा हुआ रहता है, तभी उसी वक्त उसी कैफे में ये दो गुंडे आते हैं जो पिछली बार अनजाने में कृष्णा पर हमला किया था और इस बार इन दोनों गुंडों का टारगेट कृष्णा ही है। जब कृष्णा उस कैफे से बाहर आता है तो वो दोनों कृष्णा को फॉलो करने लगते हैं और वो दोनों मौका ढूंढते रहते हैं कि कब मौका मिलेगा कि कब ये दोनों कृष्णा को मार देंगे। लेकिन तभी उन दोनों के सामने कोई और बाइक आ जाती है जिसकी वजह से कृष्णा वहाँ से बच के निकल जाता है और कृष्णा को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि वो दोनों कृष्णा को मारने के लिए आए हैं। और बाद में हमको ये बात पता चलती है कि उन दोनों गुंडों को हायर करने वाला और कोई नहीं, यही बंदा है। इसका नाम आपको बाद में पता चलेगा। तो ये बंदा उन दोनों गुंडों को डांटने लगता है कि तुम लोगों ने हाथ में आया हुआ चांस गवा दिया, अगर ये बात कृष्णा को पता चल गई तो वो और अलर्ट हो जाएगा। लेकिन ये दो गुंडे उस आदमी को कहने लगते हैं कि सर हमको एक और चांस दीजिए, इस बार कृष्णमूर्ति बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। उसके बाद जब वो गुंडे एडवांस मांगते हैं तो वो बंदा अपना विजिटिंग कार्ड निकाल के उन दोनों गुंडों को दे देता है और कहने लगता है अगर तुम लोगों ने अपना काम कंप्लीट कर दिया तो इस एड्रेस पर पहुंच जाना, तुमको तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद दूसरे दिन कृष्णा किसी मॉल में आता है तो ये दो गुंडे कृष्णा पर हमला करने लगते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इन तीनों के बीच हाथापाई होने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर इत्तेफाक से वो एसीपी आ जाता है और उन दोनों गुंडों को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन लाने के बाद वो एसीपी इन दोनों गुंडों को बहुत मारने पीटने लगता है और सच बताने के लिए कहता है। तो बहुत मारपीट खाने के बाद वो दो गुंडे एसीपी को बताने लगता है कि इन लोगों को डील देने वाला किरण नाम का आदमी है जो राजनाथ ग्रुप ऑफ कंपनी में काम करता है। लेकिन वो एसीपी इनकी बातों पर यकीन नहीं करता, तो उसको यकीन दिलाने के लिए जो इनके पास विजिटिंग कार्ड होता है वो इंस्पेक्टर को देने लगता है। तो सच में वो विजिटिंग कार्ड राजनाथ ग्रुप ऑफ कंपनीज का होता है। उसके बाद वो एसीपी किरण को बुलाता है पुलिस स्टेशन और उसे अपने बारे में पूछने लगता है। तो वो बंदा एसीपी को बताने लगता है कि इसका नाम किरण है और राजनाथ ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो एमडी है जिसका नाम स्वामीनाथ है उसका पीए है ये। और तभी उसी वक्त उन दोनों गुंडों को भी बुलाया जाता है, तो वहीं पर कृष्णा भी होता है। तो वो दो गुंडे किरण को देखकर एसीपी को बताने लगते हैं कि सर जिसने हमको डील दिया
वो आदमी ये नहीं है, ये आदमी अलग है और वो आदमी अलग है। तो खैर पूछताछ करने के बाद वो एसीपी किरण को उसके कंपनी का विजिटिंग कार्ड देता है। तो ये कार्ड देखकर एसीपी को बताने लगता है, सर ऐसे तो विजिटिंग कार्ड कई सारे लोगों के पास है और इन विजिटिंग कार्ड को देखकर आप मुझे पुलिस स्टेशन बुलाना ये मुनासिब नहीं है। और इस विजिटिंग कार्ड में ऊपर श्रीनिवासा राव कहकर लिखा हुआ रहता है। अंदर तो बहुत कूल था किरण, लेकिन जब बाहर आता है तो ये बहुत घबराया हुआ रहता है और उसी तरह इसके पसीने छूटने लगते हैं। और वहाँ से किरण अपने कंपनी में जाता है और अपने ऑडिटर को सारी की सारी बातें बताने लगता है कि इनकी कंपनी के विजिटिंग कार्ड पर श्रीनिवासा राव कहकर लिखा है। तो इन दोनों की बातों से हमें यह बात पता चलती है कि ये दोनों लोग कुछ कांड किया है और ये दो लोग कोई बात को छुपा रहे हैं। उसके बाद वो ऑडिटर किरण को बताने लगता है कि ये मामला मैं यहीं पर सेटल कर दूंगा और ये बात बॉस तक नहीं जाना चाहिए। तो दूसरे दिन वो ऑडिटर कृष्णा से जा मिलता है और उसे कहने लगता है कि तुम केस विथड्रॉ कर लो। अगर तुमने पुलिस पर भरोसा किया तो पुलिस तुम्हारा काम बिल्कुल भी नहीं करेगी। ऐसे कामों में हम खुद आगे बढ़ना चाहिए। तुम पहले पुलिस स्टेशन जाकर केस विथड्रॉ कर लो। लेकिन देखते ही देखते कृष्णा उस ऑडिटर को एसीपी के पास ले आता है और उसी वक्त कृष्णा उस कार से नीचे उतरता है और एसीपी अंदर बैठता है और पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहता है। तो पुलिस स्टेशन लाने के बाद एसीपी उस ऑडिटर से पूछने लगता है, कल तुम्हारा पीए आकर हम लोगों से ये कहा था कि कृष्णमूर्ति के केस के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज तुम कृष्णा से मिलकर केस विथड्रॉ कर लो, ये क्यों कहा? इस तरह से एसीपी उस ऑडिटर को पूछताछ करने लगता है, लेकिन वो ऑडिटर अपना मुंह बंद रखता है, एक शब्द भी बाहर नहीं निकालता। तभी उसी वक्त कमिश्नर एसीपी को कॉल करता है और उसे बताने लगता है, क्या तुम्हारे पास पक्का एविडेंस है, पक्का सबूत है? जब कभी भी तुम बड़े आदमियों को गिरफ्तार करना चाहते हो तो अपने पास पक्का एविडेंस रखो, अब छोड़ दो उसे, जाने दो। तो ये सुनने के बाद बेचारा एसीपी उस ऑडिटर को छोड़ देता है। उसके बाद इस कंपनी का एमडी बाहर आता है और इसी का नाम है स्वामीनाथन। और वो एमडी अपने ऑडिटर और पीए से कहने लगता है, जो कुछ भी हो जाए तुम अपना मुंह बंद रखो। श्रीनिवासा राव का मामला किसी भी तरह करके बाहर नहीं आना चाहिए। जो कुछ भी है मैं संभाल लूंगा। मतलब ये तीनों लोग कोई कांड कर चुके हैं और उसी की ये लोग कवरिंग कर रहे हैं। लेकिन एसीपी उस ऑडिटर को बिना वजह गिरफ्तार करते रहता है, बार बार उसे पुलिस स्टेशन बुलाते रहता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जब वो ऑडिटर अपनी कार में कहीं पर जा रहा होता है तो वो इंस्पेक्टर उस ऑडिटर को रोक के उसका हेलमेट पूछने लगता है। मतलब कार में हेलमेट कौन पहनता है बे? इस तरह से एसीपी उस ऑडिटर को डिस्टर्ब करते रहता है। और एक दिन फाइनली एसीपी उस ऑडिटर को इंट्रोगेशन के लिए बुलाता है और उससे पूछने लगता है कि बताओ तुमने कृष्णा पर हमला क्यों किया और तुम लोगों ने कृष्णा के अंकल को क्यों मारा? तो वो ऑडिटर एसीपी को बताने लगता है कि सर हमने किसी पर भी हमला नहीं किया और हमने किसी का मर्डर नहीं किया, लेकिन हमने श्रीनिवासा राव नाम के एक आदमी को एक फ्रॉड केस में फंसा दिया और एक्चुअल से उसी की हम कवरिंग कर रहे हैं। उसके बाद वो ऑडिटर एसीपी को जो कुछ हुआ वो बताने लगता है और दूसरे सीन में श्रीनिवासा राव का इंट्रोडक्शन होता है, जहां पर श्रीनिवासा हर हमेशा राजनाथ ग्रुप ऑफ कंपनीज में आता रहता है उस कंपनी के एमडी से मुलाकात करने के लिए, मतलब स्वामीनाथन से मुलाकात करने के लिए। लेकिन वो एमडी श्रीनिवासा को अपना अपॉइंटमेंट ही नहीं दे रहा होता, जिसकी वजह से श्रीनिवासा इस कंपनी के काफी सारे चक्कर काट चुका है। अब श्रीनिवासा राव के बारे में बताया जाए तो श्रीनिवासा एक स्कूल चलाता है जहाँ पर काफी सारे लोग ऑर्फन बच्चे पढ़ते हैं और ऑफ कोर्स उस स्कूल को चलाने के लिए पैसे चाहिए। तो श्रीनिवासा बड़े बड़े कंपनीज के पास जाकर फंड्स कलेक्ट करते रहता है अपने स्कूल के लिए। तो एक दिन उस एमडी को ये बात पता चलती है कि आईटी डिपार्टमेंट्स इनके कंपनी पर राइड करने वाले हैं। तो ये जानने के बाद वो ऑडिटर अपने कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर देता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि आईटी डिपार्टमेंट एक्चुअली कंपनी में नहीं बल्कि उस एमडी के घर में कर रहे हैं। और उसी तरह स्वामीनाथन के घर में तकरीबन 150 करोड़ आईटी डिपार्टमेंट ने हासिल किया है और ऑफ कोर्स वो एक ब्लैक मनी होता है। ये सुनने के बाद एमडी परेशान हो जाता है और तभी ऑडिटर एमडी को एक छोटा सा सोल्यूशन बताने लगता है और वो सोल्यूशन है इंडिविजुअल फाइनेंस। मतलब जब कंपनी को कुछ पैसों की जरूरत होती है तो ये कंपनी बैंक से लोन लेने के बजाय किसी पर्सन से भी लोन ले सकती है और इन लोगों को बस उस पर्सन के बारे में बताना होगा जिससे ये लोग लोन लिया है। कि तभी श्रीनिवासा राव फिर से उस कंपनी में आता है उस एमडी से मुलाकात करने के लिए। तो श्रीनिवासा का नाम सुनते ही वो ऑडिटर श्रीनिवासा को अंदर बुलाता है और उसके सामने एक पेपर रख देता है और श्रीनिवासा उस पेपर को बिना पढ़े साइन कर देता है। श्रीनिवासा ये समझता है कि ये एमडी इनके स्कूल को 4 लाख रुपए डोनेट किया है। हालांकि उस पेपर में ये बिल्कुल भी नहीं था। उस पेपर में ऐसा था
कि श्रीनिवासा ने इनकी कंपनी को 150 करोड़ फाइनेंस में दिया था। पेपर साइन करने के बाद वो ऑडिटर श्रीनिवासा को बताने लगता है कि आप कल आके अपना चेक ले जाइए, क्योंकि कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं तो हमें उन रूल्स को फॉलो करना होगा, तो आप कल आके अपना 4 लाख का चेक ले जाइए। जब श्रीनिवासा वहां से जाता है कि तभी वहां पर आईटी डिपार्टमेंट आती है और उस एमडी से 150 करोड़ के बारे में पूछने लगती है। तो वो ऑडिटर आईटी डिपार्टमेंट को वो पेपर दिखाता है और उससे कहने लगता है कि हमने श्रीनिवासा राव नाम के एक शख्स से 150 करोड़ उधार पे लिया है। अगर आपको इस मनी के बारे में पूछताछ करना है तो आप उस आदमी से पूछताछ कीजिए। तो ऑफकोर्स वो आईटी डिपार्टमेंट फौरन श्रीनिवासा राव के घर जाती है और जब श्रीनिवासा से 150 करोड़ के बारे में पूछताछ करती है तो श्रीनिवासा के पास कोई जवाब नहीं होता और आईटी डिपार्टमेंट ये समझ लेती है कि श्रीनिवासा स्कूल के नाम पर फंड्स कलेक्ट करके दूसरे कंपनीज को फाइनेंस पर दे रहा है। मतलब श्रीनिवासा पर ऐसा फ्रॉड का इल्जाम लग जाता है और वो जेल चला जाता है। तो इस तरह से वो ऑडिटर उस एसीपी को श्रीनिवासा राव के बारे में सारा सब कुछ सच बता देता है। तो बाहर आने के बाद वो एसीपी कृष्णा को बताने लगता है कि वो लोग एक्चुअली तुम्हारे अंकल के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन उन्होंने श्रीनिवासा राव नाम के एक बंदे को किसी फ्रॉड केस में फंसा दिया। तो पहले हमें श्रीनिवासा राव को बाहर निकालना होगा, शायद श्रीनिवासा राव को पता होगा तुम्हारे अंकल के बारे में। उसके बाद वो एसीपी स्वामीनाथन को भी गिरफ्तार कर लेता है और उसके बाद श्रीनिवासा राव भी जेल से रिहा हो जाता है। तो ये इंसिडेंट होने के बाद वो एसीपी कृष्णा को कॉल करते रहता है, लेकिन कृष्णा का नंबर स्विच ऑफ में रहता है। उसके बाद वो एसीपी कृष्णा के एड्रेस जाता है, लेकिन महेश बाबू उस एसीपी को बताने लगता है कि कृष्णमूर्ति कब का इस रूम छोड़ के अपने गांव चला गया, मतलब मुंबई चला गया, और जाते जाते महेश बाबू से कहा था कि जिस काम के लिए मैं आया था वो कंप्लीट हो चुका। ये सुनने के बाद एसीपी शॉक में रह जाता है, लेकिन कृष्णमूर्ति का काम तो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, उसके अंकल का क्या हुआ ये हमने अभी तक फाइंड आउट ही नहीं किया। तो यही बात जानने के लिए एसीपी श्रीनिवासा राव के पास जाता है, उसके स्कूल, और वहां जाने के बाद एसीपी कृष्णमूर्ति का एक अचीवमेंट देखता है और श्रीनिवासा एसीपी को बताने लगता है इसका नाम कृष्णमूर्ति है, अब फिलहाल आईटी स्टूडेंट है और बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है। कि तभी वहाँ पर ये बंदा आता है जो कुछ सीन्स पहले उन दोनों गुंडों को डील दिया था कृष्णमूर्ति को मारने के लिए, और इस बंदे का नाम है एक्चुअल से सिद्धार्था। और यहाँ पर मूवी का असली सस्पेंस रिवील होता है। तो इन शॉर्ट मैं आपको इस मूवी का एंडिंग बताता हूँ, सुनिए। एक्चुअल से कृष्णमूर्ति एक अनाथ बच्चा था, इसको पता नहीं था कि इसके माँ बाप कौन है। वो कहीं पर भी खा लेता, कहीं पर भी सो जाता, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में श्रीनिवासा राव आया और श्रीनिवासा कृष्णा को अपने स्कूल में जगह दी, उसे पढ़ाया, उसे पाला पोसा बड़ा किया। जब कभी भी कृष्णा को हॉलिडेज मिलती वो फौरन अपने स्कूल आता श्रीनिवासा से मिलने के लिए। इसी तरह एक दिन कृष्णा श्रीनिवासा से मिलने के लिए आया था तो उसे ये बात पता चलती है कि श्रीनिवासा जेल जा चुका है, उसको किसी ने फंसा दिया। उसके बाद सिद्धार्था कृष्णा को उस एसीपी के बारे में बताता है, विनय वर्मा, जो बहुत ही सिंसियर ऑफिसर है, और ये दोनों प्लान करते हैं कि ये लोग एसीपी के जरिए से श्रीनिवासा राव को बाहर निकालेंगे। उसके बाद कृष्णमूर्ति अपना प्लान को स्टार्ट किया। कृष्णमूर्ति पहले अपने झूठे अंकल को क्रिएट किया और उसकी फोटो एक अखबार में छपवा दिया और वो अखबार स्पेशली एसीपी के घर में डाल दिया ताकि वो एसीपी उस न्यूज को देखे और उसे पुलिस स्टेशन बुलाए। ऑफ कोर्स कृष्णमूर्ति के प्लान के हिसाब से वो एसीपी कृष्णमूर्ति को अपने पुलिस स्टेशन बुलाया, और हालांकि सच बताया जाए तो कृष्णमूर्ति का कोई अंकल ही नहीं था। उस वक्त कृष्णा उन सामान को देखकर अपने अंकल का ही बताया था, और उसी तरह कृष्णा पर उस कार का हमला करना, तो उस कार में और कोई नहीं सिद्धार्थ ही होता है, ताकि एसीपी को और यकीन दिला सके कि कृष्णमूर्ति पर कोई हमला कर रहा है, कृष्णमूर्ति के जान को खतरा है। और उस एसीपी को और यकीन दिलाने के लिए कृष्णा ने एसीपी को फोन करके धमकी दी ताकि वो इस केस को छोड़ दे। तब जाके वो एसीपी कृष्णमूर्ति पर भरोसा किया, इसके केस पर भरोसा किया, और कृष्णमूर्ति ने खुद अपने मिसिंग के पॉम्पलेट्स दीवारों पर चिपकाया था। मतलब कृष्णा ने ये सारा सब कुछ एसीपी को यकीन दिलाने के लिए किया। उसके बाद कृष्णमूर्ति एक फेक इनविटेशन कार्ड बनाया जिसमें श्रीनिवासा राव का नाम लिखाया और उस विजिटिंग कार्ड को सिद्धार्था के थ्रू उन दोनों गुंडों को दे दिया, और इस तरह से वो दो गुंडे कृष्णमूर्ति पर हमला किया था। उसके बाद क्या था, वो एसीपी इस विजिटिंग कार्ड को ध्यान में रखते हुए उस ऑडिटर के मुंह से जो सच है वो बाहर निकाला, और एक्चुअली यही कृष्णमूर्ति चाहता था। सिंपल से बताया जाए तो कृष्णमूर्ति उस एसीपी को डाइवर्ट करके अपने केस में लाया ताकि वो एसीपी श्रीनिवासा राव केस को इन्वेस्टिगेशन करे और सच क्या है वो बाहर निकाले। अगर कृष्णा ऐसे ही एसीपी के पास जाता तो वो एसीपी कृष्णा की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता।
उसके बाद वो एसीपी मुंबई आता है कृष्णमूर्ति से मिलने के लिए और एसीपी कृष्णा की एक तरफ तारीफ भी करने लगता है और दूसरी तरफ उसे डांटने भी लगता है कि तुमने अपना काम कंप्लीट करने के लिए डिपार्टमेंट को बेवकूफ बनाया। और फाइनली हमें ये बात पता चलती है, सच को सच साबित करने के लिए हमको थोड़ा बहुत झूठ का सहारा लेना पड़ता है और यही इस मूवी का मैसेज है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।